वेलकम टू अरियंत। आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, बात करता हूँ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी आज के लाइफ के बारे में बात करूँ तो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। स्पेशली जो हमारा विद्युत धारा जो हमारे घरों पे धारा आती है, वो ज़्यादातर जो हमारी धारा होती है वो इसे यानी नाभिकीय ऊर्जा से ही आती है। तो यहाँ पढ़ने वाले नाभिक के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए, हमारे पास अगर एक कोई एटम है, उसके जो नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि इसके बाहर जो हमारे पास कक्षा होती है उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मतलब है कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रबल नाभिकीय बलों पर से बंधे होते हैं। इनके बीच क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बल लगता है, नाभिकीय बल। ये नाभिकीय बल दोनों प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अगर एक दूरी से कम दूरी पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। अगर एक दूरी से ज्यादा दूरी पे लोग पहुंच गए तो इनके बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसलिए जो हमारा नाभिकीय बल होता है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। आइए अब बात करते हैं इस प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति। अगर मैं बात करूं, प्रबल नाभिकीय बलों से बंधे होते हैं जब किन्हीं कारणों से नाभिकों का विखंडन अथवा संलग्न होता है। यानी अगर नाभिक का विखंडन हो जाए या दो नाभिक मिलकर एक नाभिक बना लें, इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है या क्षति होती है। क्षय हुआ द्रव्यमान आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण से के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यह ऊर्जा की नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा हमारा क्या, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। ऐसा क्यों होता है, एक एक करके देखेंगे। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इस पूरी दुनिया के लिए। अब आइए बात करते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने बोला, एक संबंध दिया, डेल्टा ई बराबर हो गया हमारा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है आप समझिएगा, हमारा जूल में एनर्जी ऊर्जा आती है। अगर मैं बात करूं किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में डेल्टा एम मास का क्षय अगर होता है, इसका अगर क्षय हो रहा है, इस क्षय की वजह से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, आइंस्टाइन ने बोला। आइए देख लेते हैं क्या इनका मतलब है कि आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। अब क्या किसको कहते हैं देख लेते हैं। यदि किसी प्रक्रिया में डेल्टा एम द्रव्यमान की कमी हो अथवा आइंस्टाइन के अनुसार इस प्रक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई निम्नलिखित है। चलिए, ये आप समझ गए हैं। अगर किसी भी अभिक्रिया में मान लेते हैं, पहले हमारे पास क्या था, m1 मास था। अब अभिक्रिया के बाद कितना मास बचा, m2 मास बचा। तो कितना हमारा द्रव्यमान की क्षति हुई, डेल्टा एम। कितना होगा हमारा, m1 माइनस m2। अगर इस क्षति में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी वो डेल्टा ई बराबर होगा किसके, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर होगी। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे अगर मैं उदाहरण लूँ एक, तो कह रहे हैं कि 1 kg द्रव्यमान की क्षति होने पर उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। 1 kg ना, डेल्टा एम कितना हमारा 1 kg है, तो इसमें कितना ऊर्जा की क्षति होगी, डेल्टा इक्वल टू होगा एम कितना है 1 इंटू सी स्क्वायर, मतलब हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया यहाँ पे 10 की पावर 16 जूल। सोचिए कितनी ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है। सोचिए 9 इंटू 10 की पावर 16 यानी 16 जूल की ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। 1 kg द्रव्यमान की क्षति होगी तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है। इसलिए जो है नाभिक को लेके, यानी कि जो हमारा नाभिकीय ऊर्जा कहीं भी जहां भी इमिट होती है, जैसे परमाणु बम से लेके अलग अलग जगह, बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और तापमान उस जगह का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं एटम बम के बारे में। आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या एएमयू। एक मात्रा की जिसकी ज़रूरत हमें होती है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा द्रव्यमान की क्षति नहीं करवानी होती है, हमें बहुत कम द्रव्यमान की क्षति करवानी होती है किसी भी अपने जो यूजफुल चीज़ें हमारी लाइफ में। अगर मैं बात करूँ परमाणु नाभिकों एवं मूल कणों जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आज का जो द्रव्यमान होता है वो काफ़ी कम होता है। उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
परमाणु द्रव्यमान मात्रक का यूज करते हैं, यानी हम लोग उसके लिए केजी ग्राम का उपयोग ना करके हम करते हैं किसमें, एएमयू में करते हैं। इस द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक छोटा मात्रक चुना गया जिससे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, क्योंकि ये काफी आसान हो जाएगा। 1 AMU 2 AMU बोल सकते हैं ना, 1 AMU या 2 AMU बोल सकते हैं ना, ऐसे करके अलग अलग द्रव्यमान को। तो उस हिसाब से सबका द्रव्यमान है। अगर मैं बात करूं 1 AMU होता क्या है, तो आप 1 AMU को इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 AMU होता क्या है कि कार्बन परमाणु, जो हमारा कार्बन का द्रव्यमान है, परमाणु है C612, अगर इसका 12 से इसको डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास आएगा वो होगा 1 AMU। जो हमारे पास द्रव्यमान आएगा वो आएगा 1 AMU। चलिए, तो यानी हमारे पास C612 का कितना है, 12वां पार्ट जो होता है हमारा वो 1 AMU होता है। यानी अगर मैं इसका द्रव्यमान की बात करूं तो हमारा क्या होता है, ये 12 AMU के बराबर होता है। अगर 12 डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 AMU आ जाएगा। अब देखिएगा हमारा जो 1 AMU होता है ना, 1 AMU ये हमारा हो जाएगा परमाणु का, या बोल सकते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब यहाँ देखने वाली बात है, जो हमारा 1 AMU होता है ना, इसको अगर मुझे केजी में लिखना हो, 1 AMU यहाँ लिखता हूं मैं 1 AMU, इसको याद रख भी सकते हैं आप, 1.66 10 की पावर -27 kg होता है। बहुत छोटा मात्रक है एक तरह से 1 AMU। आइए बात करते हैं आगे। 1 AMU के तुल्य जो ऊर्जा होती है ना, 1 AMU के जो तुल्य हमारे पास ऊर्जा आती है उसको ऐसे लिख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट में ऊर्जा की आपको वो बता रहा हूं। तो 1 AMU से हमारे पास इतना ऊर्जा निकलती है, 1.494 10 की पावर -10 जूल। तो यहां से हम इसको 1 AMU की तुलना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, तो ध्यान रखिए अगर 1 AMU को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कई जगह ये 931.5 लिखा रहता है, बट आप इसको याद रख सकते हो, याद रखना जरूरी भी है। 1 AMU जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको सबको पता है कितनी होती है, 1.6 10 की पावर -19 जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग युग्म उत्पादन एवं युग्म विनाश। युग्म उत्पादन या युग्म विनाश, हम बात करते हैं युग्म उत्पादन यानी पेयर प्रोडक्शन के बारे में। यानी जब कोई ऊर्जावान गामा किरण, फोटॉन मतलब एक प्रकाश की कड़ी होते हैं हमारे पास, जिससे मिलकर प्रकाश बनता है, इसको हमने पढ़ भी लिया है। किसी उच्च परमाणु भार वाले भारी पदार्थ पर गिरता है तो क्या होता है, वह पदार्थ कि किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। अभी होता क्या, देखिए हमारे पास क्या है, एक गामा आया, गामा का मतलब क्या होगा, उसके पास क्या ऊर्जा होगी, hν होगी। अगर उसका आवृत्ति hν है, उसकी ऊर्जा इतनी होगी। ये जब पड़ेगा ना किसी नाभिक पे तो क्या होगा, हमारा एक बनेगा प्लस हमारा एक माइनस बीटा। यानी अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिट्रॉन और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। यानी हमारे पास एक नाभिक है जिसपे क्या आया, हमारे पास गामा प्रकाश किरण आई, जिसके पास ऊर्जा क्या है, hν है। एक किसमें बदल गया, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन एवं इसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नहीं, एक हमारे पास इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट ही है, इसको देखते हैं क्या है इसमें। कह रहा है आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, आई थिंक हाँ ठीक है, प्रत्येक उस वस्तु में भी जो विरामावस्था में है ऊर्जा होती है जिसका विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m0 हो तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की विराम द्रव्यमान ऊर्जा क्या होगी, m0 × c²। तो देखिएगा यहाँ पे अगर कोई वस्तु हमारे पास m0 है विराम अवस्था में, अगर मैं बात करूँ इसके पास कितनी ऊर्जा है विराम द्रव्यमान ऊर्जा, तो हमारा होगा m0 × c² के बराबर इसके पास क्या होगी, द्रव्यमान यानी विराम द्रव्यमान ऊर्जा, इतनी इसके पास ऊर्जा होगी। चलिए अब बात करते हैं युग्म विनाश के बारे में। अब जो युग्म विनाश होता है वो क्या होता है समझिए। यहाँ पे बात करते हैं जब एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, देखिएगा एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं। एक पॉजिट्रॉन
और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो एक दूसरे से पूर्णतया विनाश कर लेते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, क्योंकि इस पे निगेटिव आवेश है यानी ऋणात्मक चार्ज, इस पे क्या धनात्मक है, और ये क्या होते हैं उदासीन हो जाते हैं, विनाश कर लेते हैं तथा ऊर्जा के रूप में 2 गामा फोटान की उत्पत्ति करते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, युग्म विनाश कहते हैं। यानी 1 और 2 गामा हमारे पास निकल गए, यानी जब ये मिले तो क्या हुआ, इनका एक दूसरे में इनका विनाश हो जाता है और क्या होते हैं जो इनका पूरा द्रव्यमान है वो ऊर्जा के फॉर्म में निकल जाता है और कितने 2 फोटान निकलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया में 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है, जो 2 गामा फोटान के रूप में प्रत्येक गामा के पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। क्योंकि जब द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए, बदल गए, तो क्या होगा, दो गामा पार्टिकल निकले, 2 गामा फोटान निकले। इन फोटान की ऊर्जा क्या हुई, जो इनकी द्रव्यमान ऊर्जा है उसका आधा इसमें विभाजित हो गया। आइए बात करते हैं नाभिक के द्रव्यमान क्षति के बारे में। अब इसको इस तरीके से देखते हैं, हमारे पास एक पूरा जो हमारे पास इक्वेशन है इसको इस तरीके से समझते हैं। हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज यहां पे समझ लेते हैं। हमारे पास एक नाभिक है, इसका जो कुल द्रव्यमान है क्या है, वो ए के बराबर है। ए का मतलब क्या होगा, इसके पास अगर मान लो इसका जो अगर परमाणु क्रमांक जेड है तो इसके पास क्या होगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर क्या होगा, इसका प्रोटॉन का मास हो गया, प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे, ए माइनस जेड होंगे ना, तो ए माइनस जेड के पास क्या होगा, इसके पास न्यूट्रॉन का मास हो गया। क्योंकि नाभिक में कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये तो परमाणु का मास हो गया, पर जो इसको रियल में इसको वेट किया जाता है उसका मास मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एम। तो जो परमाणु की क्षति होती है एक्चुअली क्या होता है, जो इसके कुल मास होता है ना, पर जो इसका एक्चुअल मास होता है, मतलब जो सही में मास होता है, और जो उसके पार्टिकल जितने सारे हैं, इसका अगर आप मास जोड़ोगे तो इसका मास इससे ज्यादा आएगा। यानी जो क्षति हो रही है कितनी हो रही है, इसमें इसको घटा देंगे, डेल्टा एम क्या आ जाएगा हमारा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस क्या करेंगे, जो इसका मास ऐसे वेट करने पे आया है। इतना हमारे पास क्या होता है, द्रव्यमान की क्षति होती है। जो द्रव्यमान की क्षति है ना, यही क्या होती है, ऊर्जा के फॉर्म में इस नाभिक को बांध के रखती है। यानी इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो अस्थाई नाभिक की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, वो स्टोर होती है। अगर आप उतना ऊर्जा बाहर दोगे तभी वो क्या होगा, उसका विघटन होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक्चुअली इसी को जो हमारी ऊर्जा आ रही है ना, इसके सापेक्ष जो हमारी ऊर्जा आएगी, कहाँ गया हमारे पास, एक दो है हमारे पास, इसके सापेक्ष जो हमारे पास ऊर्जा आएगी यही हमारी क्या होती है, उस नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। कितनी होगी बंधन ऊर्जा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसकी क्या होगी, बंधन ऊर्जा होगी। आइए आगे बात करते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो नाभिक की बंधन ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, ईबी हमारा होगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। हमारे पास डेल्टा एम कितना आया था, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, माइनस क्या आया था हमारे पास, जो उसका मास इंटू सी स्क्वायर। ये तो हमारे डेल्टा में इतना हमारे पास क्या होती है, नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है। चलिए आगे बात करते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। ये समझिए कहानी क्या है इसका। कहानी से कुछ ऐसी है कि अगर मेरे पास कुल जो है बंधन ऊर्जा का ही ईबी आई है, हमारे पास कुल न्यूक्लियन की जो संख्या है वो ए के बराबर होती है ना, तो बंधन ऊर्जा अपान ए यही हमारा होता है, क्या होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। यानी एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी है, कुल बंधन ऊर्जा अपान क्या कर देंगे, हमारे पास कितने न्यूक्लियन की संख्या है, ये हमारा क्या होगा कि हमारा कुल बंधन ऊर्जा आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे हमारे आ जाएगी प्रति न्यूक्लियन क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ कुल बंधन ऊर्जा तथा क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या अर्थात न्यूक्लियन की संख्या से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। आइए बात करते हैं बंधन ऊर्जा वक्र जो होता है। अभी तक सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा प्रति जो न्यूक्लियन है वो किसका है, वो आयरन का है। सबसे ज्यादा हमारे पास क्या आयरन का है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यह वक्र ये दिखाता है कि सब हमारे पास अलग अलग जो हमारे पास परमाणु हैं उनके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है। सबसे ज्यादा हमारे पास लोहे की होती है, इसलिए सबसे ज्यादा हमारा जो स्टेबल है
स्थिर जो है हमारे पास सबसे ज्यादा वो परमाणु कौन सा है, किस परमाणु का न्यूक्लियस है, हमारे पास जो है लोहे के जो नाभिक है सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ से हमारे पास अगर पर न्यूक्लियन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 8.8 हमारे पास लोहे का क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या लगभग A = 50 से A = 80 तक के बीच वक्र में एक सपाट शिखर है, जिसका ये संगत E/A यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का औसत जो है 8.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से है। अतः वे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 50 से 80 के बीच है वो अधिक अस्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। इसमें जो हमारे पास लोहा है जिसके प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये सबसे अधिक अस्थायी हमारा क्या है वो आयरन है। यहाँ पे देखिए 80 से अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है। यूरेनियम नाभिक क्या है 238 के लिए जो लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाती है, अतः नाभिक का अस्थायित्व भी घटता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इस बात करूँ तो यहाँ देखिए शुरुआत में क्या होगा, सबके बहुत कम है, प्रति नाभिक जो है बंधन ऊर्जा क्या है कम है। अब देखिए ज्यादा क्या है लोहे की, फिर घटना शुरू होता है। यूरेनियम कितना है, यूरेनियम यहाँ पे दिया गया है 7 पॉइंट समथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बात करते हैं 50 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा घटती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं भारी हाइड्रोजन A = 2 के लिए केवल 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अतः 20 से कम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक अपेक्षाकृत कम अस्थायी होते हैं। अब यहाँ पे उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है ग्राफ में, जिसका बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो अधिक अस्थायी है, जिनका कम है वो कम अस्थायी है। आगे बात करते हैं। इसी प्रकार हम 2 अथवा अधिक बहुत हल्के नाभिक जैसे भारी हाइड्रोजन 1s2 के नाभिक को किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाभिक जैसे 2He4 यानी हमारा जो हीलियम है से संयुक्त करा लें तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है तथा इस प्रक्रिया में भी अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमारे सन के अंदर होता है, सूर्य के अंदर होता है। अब बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा 2 तरीके से उत्पन्न होती है। एक क्या नाभिकीय विखंडन, अगर हमारे पास जो नाभिक है 2 या 3 भागों में बिखर जाए। दूसरा होता है नाभिकीय संलयन यानी जब 2 नाभिक एक नाभिक में मिलकर बन जाए। तो ये दोनों हमारे प्रक्रिया में क्या होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में समझेंगे। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जो हमारे पास जो बहुत भारी नाभिक वाले जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियन और हैं, जिनकी न्यूक्लियन की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसमें क्या होता है वो उनका अस्थायित्व घट जाता है। उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, जिससे उनकी क्या होती है अस्थायित्व बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं नाभिकीय विखंडन। अगर मैं बात करूं जब किसी तत्व व परमाणु में न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो परमाणु के नाभिक में 2 या 2 अधिक छोटे छोटे नाभिकों का विखंडन हो जाता है। नाभिकीय विखंडन की यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिक विखंडन प्रक्रिया में बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा यानी 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुक्त होती है। निम्नलिखित प्रक्रिया में यूरेनियम जेड क्या है, उसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है 235 में नाभिक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर क्या होता है विखंडन हो जाता है। देखो हमारे पास यूरेनियम में क्या हमारे न्यूट्रॉन की बमबारी की क्या बन गया, हमारा यूरेनियम किसमें बदल गया Ba56 141 और Kr 3692 में बदल गया और तुम्हारे पास 3 और न्यूट्रॉन निकल गए प्लस ऊर्जा निकल गई। इसको क्या बोलेंगे, हमारा नाभिकीय विखंडन हो गया। कुछ हमें रिएक्शन याद रखने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं। और यूरेनियम 235 का विखंडन, जब हमारा यूरेनियम 235 का अगर मैं विखंडन के बारे में बात करूं तो कैसे विखंडन होता है, एक मंद न्यूट्रॉन आया इस पे 235 में क्या बन गया Ba बन गया और हमारे पास Kr बन गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने न्यूट्रॉन निकल गए, 3 और न्यूट्रॉन निकलेंगे। अगर इसके बाद फिर अगर यूरेनियम हो गया तो 3 से कितना बनेगा, 3 और हो जाएंगे, यानी बस 9। एक क्या करेगा, एक अगर यूरेनियम टकराया तो कितने बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। इससे भी क्या 3 न्यूट्रॉन और निकल गए, इससे भी क्या होगा 3 और न्यूट्रॉन निकल गए। यानी जो हमारा रिएक्शन है ना वो क्या बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं यूरेनियम 235 का विखंडन, फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235। प्राकृतिक यूरेनियम के 2 समस्थानिक यानी जिनका भार जो है समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, यूरेनियम 238 और 235 145:1 के अनुपात में होते हैं, जिसमें
9238 केवल 1 मेगा इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा वाला तीव्रगामी न्यूट्रॉन से ही विखंडित हो सकता है, जबकि जो हमारे पास 92 है ना, मंद न्यूट्रॉन जैसे तापीय न्यूट्रॉन 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से भी विखंडित हो सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। जब मंद न्यूट्रॉन 9235 के नाभिक से टकराता है तो वह उससे अवशोषित हो जाता है तथा यूरेनियम के समस्थानिक 9236 अस्थायी रूप से बनता है। अस्थायी होने के कारण, पहले देखो इससे 235 से क्या बना हमारे पहले 235 से बना क्या 236 अस्थायी रूप से बनता है। अस्थायी होने के कारण वह तुरंत 2 नाभिकों में टूट जाता है तथा 3 न्यूट्रॉन के साथ अपार ऊर्जा निकलती है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अलग अलग रिएक्शन दिए गए हैं, इन रिएक्शन को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बात करेंगे यूरेनियम 235 के विघटन में मुक्त ऊर्जा, कितना मुक्त ऊर्जा होगी देखते हैं। देखिए क्या होगा कहानी, हमारे पास जो यूरेनियम आएगा, यूरेनियम पे एक हमारा क्या हुआ न्यूट्रॉन आके टकराया। अब एक क्या हुआ स्प्लिट किसमें हुआ, 2 यहाँ पे Ba और Kr में हमारा ये स्प्लिट हो गया। अब प्लस क्या हुआ 3 न्यूट्रॉन, प्लस क्या हुआ हमारे ऊर्जा। अब यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए कि इसमें कितनी कुल ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो कैसे बताएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास विघटन के पहले कुल द्रव्यमान है वो किसका है, इसका द्रव्यमान प्लस ए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इसका प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये हमारे एएमयू में आ गया। अब क्या करेंगे, जो विघटन हमारे पास जो विघटन हुआ है तो जो उसके विघटन वाले न्यूक्लियस है यानी हमारा नाभिक, इनका द्रव्यमान देख लेंगे। इन तीनों का कितना है, इनका तीनों का द्रव्यमान अलग अलग निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास Ba का द्रव्यमान दिया गया है और Kr का द्रव्यमान दिया गया है, 3 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ गया। तो विघटन के बाद जो कुल द्रव्यमान होगा कितना आया है 235.80039। इसके पहले कितना आया था, देखिए विघटन के जो पहले का द्रव्यमान था वो क्या है 236 है, जबकि यहाँ पे क्या है 235 के आसपास आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि विघटन के पहले का द्रव्यमान ज्यादा था, बाद में क्या हुआ द्रव्यमान कम हुआ। इसका मतलब जो हमारे पास द्रव्यमान में अंतर आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो द्रव्यमान का अंतर हुआ है वो किसमें होगा, वो डेल्टा एम क्या होगा, पहले का द्रव्यमान यानी पहले वाला फिर बाद का कुल द्रव्यमान। अब यहाँ जो हमारा डेल्टा एम आएगा इसको निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, यहाँ देखिए डेल्टा एम हमारा जो आया है पूरा आया है एएमयू में कितना 0.21427 किसमें एएमयू में आया है। अब इससे अगर एनर्जी निकालनी है, कितनी एनर्जी निकली है, तो देखिए एएमयू के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, कितनी एनर्जी निकली है उसके लिए हमारा फार्मूला क्या है डेल्टा एम। अगर एएमयू में आप रख रहे हैं तो केजी में नहीं एएमयू में, तो क्या होगा आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसमें गुणा कर देना है। तो हमारे पास जो आएगा ये हमारी होगी उत्सर्जित ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आई है देखिए 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हर एक न्यूक्लियस यानी हर एक नाभिक जो यूरेनियम 235 का टूटेगा Ba और Kr में, तो क्या होगा इतनी ऊर्जा हर एक के साथ इमिट होगी यानी उत्सर्जित होगी, इतनी ऊर्जा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आइए आगे बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया। होता क्या है कि अब श्रृंखला अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अभिक्रिया है वो एक अभिक्रिया के बाद 3 अभिक्रिया होंगी, 3 से फिर 9 होंगे, इस तरह की अभिक्रियाएं चलती रहती हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यूरेनियम के नाभिक के विखंडन करने के लिए केवल 1 न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, परंतु विखंडन के फलस्वरूप हमें क्या होता है 3 और न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब जो 3 और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, 3 यूरेनियम के साथ 3 और क्या करेंगे अभिक्रिया करेंगे, तो ये 3 अभिक्रिया के बाद कितने निकलेंगे हमारे पास, एक के साथ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यानी कितना 9 न्यूट्रॉन निकल गए। तो यहाँ देखिए परंतु विघटन के फलस्वरूप हमें औसतन 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में अन्य 3 यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। और ये जो 9 है, ये 9 जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो 9 नाभिकों से अगर अभिक्रिया किए तो कितने बनेंगे 27 न्यूट्रॉन और उपस्थित हो जाएंगे। ये 27 क्या करेंगे, 27 के साथ और रिएक्शन करेंगे तो कितने हो जाएंगे 81। इस तरीके से हमारे अभिक्रिया चलती रहती है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिएगा बड़ी अभिक्रिया 2 तरीके की होती है। एक तो जो हमने बताया अगर चलती रहेगी तो बहुत फास्ट अभिक्रिया हो जाएगी, जिसमें परमाणु बम में यही यूज किया जाता है। बट हमें कंट्रोल में इस अभिक्रिया को करवाना है, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, निश्चित ऊर्जा चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि जो
एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उसमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया करे, बाकी 2 को रोक लिया जाए, ऐसी कुछ कंडीशन लगाया जाए। तो इसके आधार पर अभिक्रिया को भी 2 भाग में विभाजित किया गया। एक हमारा हो गया नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब देखिए नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या करते हैं हम, इसमें कृत्रिम उपायों यानी मंदक या नियंत्रक पदार्थ से के द्वारा इस प्रकार का नियंत्रक किया जाता है कि प्रत्येक विघटन से उत्पन्न न्यूट्रॉन में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विघटन कर पाए, और इस प्रकार इसमें विखंडनों की दर नियत रहती है, अतः यह धीरे धीरे होती है तथा उत्पन्न हुई ऊर्जा का लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूं नाभिकीय रिएक्टर में, अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में करते हैं, यानी विद्युत उत्पादन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब क्या हुआ, देखिए अभी हमारे पास एक मंदक न्यूट्रॉन आया, यूरेनियम हमारे पास 235 है, ठीक है ना, अब इसे टकराया। अब क्या हुआ कि हमारे पास एक और यहाँ पे Kr बना। अब हुआ क्या, इससे हमारा अब जो इससे 3 न्यूट्रॉन निकले, अब 3 न्यूट्रॉन जाके क्या किए, 2 परमाणु से अभिक्रिया किए, एक को मान लो हमने रोक लिया, या हमने 2 को रोक लिया, एक को ही अभिक्रिया करने दिया। इस तरीके की जो अभिक्रिया होंगी उसको हम लोग बोलेंगे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जिसपे हमारा कंट्रोल हो। अब बात करते हैं दूसरा, उसके बाद हमारा है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें कहानी ये है कि हमारे पास जो यूरेनियम 235 से एक न्यूट्रॉन गया, इससे क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, Ba बना और Kr बना। अब 3 न्यूट्रॉन निकले, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मंदक की बात हो रही है। अब यहाँ 2 ग्राफ दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें पहले में, देखिए यहाँ पे कोई मंदक नहीं यूज किया गया था, तो ये क्या होगा हमारे, ये अनकंट्रोल्ड, यानी जो हमारा प्रीवियस स्लाइड है, सॉरी आगे वाली जो स्लाइड है उसका डायग्राम है। इसमें क्या होगा, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती रहेंगी, 1 से 3, 3 से 9, 9 27, 27 से 81, 81 अभिक्रिया हो जाएगी। ये हमारा क्या अनकंट्रोल्ड यानी अनियंत्रित अभिक्रिया का ये हमारे पास उदाहरण दिया गया है। पर यहाँ देखिएगा हमारे पास जो इसका नियंत्रित श्रृंखला का उदाहरण यहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्या किया, मंदक का उपयोग करके न्यूट्रॉन को यहाँ पे कैप्चर कर लिया, यानी रोक दिया। इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, नियंत्रित अभिक्रिया। जबकि हम बात करें अनियंत्रित अभिक्रिया की, इसमें क्या होगा, अनियंत्रित अभिक्रिया में एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 से फिर क्या होंगे, 3 से हर एक 3 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, कितने हो गए, 9 हो गए। अब इन 1 से 3 3, अब इस तरीके से क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रॉन निकलेंगे और सभी अभिक्रिया करेंगे, और हमारी क्या होगी, अनकंट्रोल्ड जो है रिएक्शन हो जाएगा, यानी अनकंट्रोल्ड अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं श्रृंखला अभिक्रिया की कठिनाइयाँ व निवारण। इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं और इसका निवारण कैसे करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूँ यूरेनियम 238 का के द्वारा न्यूट्रॉन का अवशोषण, यहाँ पे बात करें यूरेनियम 238, देखिए जो प्राकृतिक रूप में हमें पाया जाता है जो यूरेनियम है ना, उसमें मुख्यतः जो है 238 जो है ना वो पाया जाता है 99.3%। सिर्फ 0.7% ही हमारा पाया जाता है यूरेनियम 235। 92 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 92 यूरेनियम 235। ये सिर्फ और सिर्फ 0.7% ही पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास x ग्राम जो है यूरेनियम है, तो इसका क्या होगा, 0.7% ही क्या होगा, यूरेनियम 235 होगा। अब बात करते हैं, अब देखिए जो हमारे पास 238 है ना, वो क्या है, नाभिक तीव्रगामी न्यूट्रॉन से विखंडनीय होते हैं। देखिए जो हमारे 238 है ना, वो तीव्रगामी न्यूट्रॉन अगर उस पर आएगा तभी अभिक्रिया करेगा। जबकि बात कर रहे हैं यहाँ पे विखंडित होते हैं, ये मंदगामी न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेते हैं। ये जो मंदगामी न्यूट्रॉन है उसको अवशोषित कर लेते हैं, कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि जो 35 है ना, वो मंदगामी व तीव्रगामी दोनों न्यूट्रॉन से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी अभिक्रिया करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यूरेनियम 235 नाभिकों की अधिकता के कारण इसकी न्यूट्रॉन के साथ टक्कर की संभावना अधिक होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कहीं पे भी इनको रखा जाए तो सबसे ज़्यादा परमाणु किसके होंगे, 238 के। नाभिक सबसे ज़्यादा किसके होंगे, 238 के। ये क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया जब न्यूट्रॉन आएगा सबसे ज़्यादा टकराएगा किससे, 238 से, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा, इसमें हमारे न्यूट्रॉन अवशोषित हो जाएगा और ये अभिक्रिया धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमारी बंद हो जाएगी। क्योंकि जितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं सबसे ज़्यादा संख्या 238 की है, वो सारे न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो मंदक न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित कर रहे हैं। इस तरह के हमारे पास बाद में कोई न्यूट्रॉन नहीं बचेगा तो उनको ये अवशोषित कर लेता। अब क्या करेंगे कहानी, अब देखिए हमारे पास एक अलग तरीका है कि हम जो हमारे पास मान लेते हैं यूरेनियम का इतना, हमारे पास एक बड़ा यूरेनियम का हमारे पास एक मतलब यूरेनियम हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर में है,
या मान लेते हैं कुछ समथिंग ग्राम है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अलग कर ले रहे हैं। क्या अलग कर ले रहे हैं? यूरेनियम 235 को अलग कर ले रहे हैं और यूरेनियम 238 को अलग कर रहे हैं। जब अलग कर देंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ बात करें, यूरेनियम 235 को अलग करके बाय सेपरेशन श्रृंखला अभिक्रिया जारी रखने के लिए साधारण यूरेनियम से 235 को विसरण विधि द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ऐसे यूरेनियम को सर्वांधित यूरेनियम कहा जाता है, जो तीव्रगामी और मंदगामी दोनों न्यूट्रॉन से क्या करते हैं? विखंडनीय होते हैं, यानी अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार श्रृंखला अभिक्रिया का क्रम जारी रहता है। अब दूसरी बात है, अब हमारे पास चलिए 235 हमने अलग कर लिया, अब उसमें अभिक्रिया करवा रहे हैं। पर अगर 235 जो अभिक्रिया कर रहा है ना 235, अब क्या होगा इसमें? अगर एक मंदक न्यूट्रॉन आया तो अभिक्रिया हुई, Ba बना और बना Kr। अब इसके बाद कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं? 3। अब 3 क्या करेंगे? 3 न्यूट्रॉन ये क्या करेंगे? ये और अभिक्रिया करेंगे 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम से। अब इससे क्या होगा? 9 और नए न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारी जो अभिक्रिया होगी वो अनियंत्रित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? मंदक का उपयोग करके इसमें से 2 न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया जाएगा और एक जो है रिएक्शन के लिए चला जाएगा। तो आइए देखते हैं मंदक का उपयोग करके बाय यूजिंग मॉडरेशन, यदि न्यूट्रॉन को लगभग 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तक किसी विधि के द्वारा मंदित किया जाए तो यूरेनियम 238 नाभिक के द्वारा इसका अवशोषण की संभावना बहुत कम हो जाती है, जबकि यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 235 हमारा क्या होता है? यही तो हमारा मंदक न्यूट्रॉन से क्या होता है? अभिक्रिया कर लेता है। और इस तरीके से हमें क्या होगा? मंदक के रूप में हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट और भारी जल, यानी हमारा D2O यूज किया जाता है। अब बात करते हैं विखंडित होने वाले पदार्थ का आकार। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास विखंडित होने वाले यूरेनियम है उसका आकार एक सीमित आकार से ज़्यादा होगा तभी अभिक्रिया होगी। अब ये मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, जबकि आज पूरी दुनिया में बहुत सारे देश इसको करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबको बनाना है परमाणु बम। आइए देखते हैं, बात करते हैं यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त है तीव्रगामी न्यूट्रॉन पदार्थ के लगभग 10 सेमी दूरी तय करने के पश्चात मंदगामी हो जाते हैं। अभी ये अन्य नाभिकों की विखंडन कर पाएंगे। यदि पदार्थ का आकार छोटा होता है तो विखंडन अभिक्रिया का अधिकांश न्यूट्रॉन आगे विखंडन करने के पूर्व पदार्थ से बाहर निकल जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। अब देखिए क्या करते हैं, इस कठिनाई को नीचे दिए गए विधि से हल करते हैं। हम एक अलग तरीके का इसका डिजाइन बनाते हैं ताकि जो है हमारे पास जो न्यूट्रॉन आ रहा है वो पदार्थ पे एक उन ऊर्जा के साथ, जितनी हमें ऊर्जा की जरूरत है उतने के साथ वहाँ पे टकराए। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिएगा, इस कठिनाई को दूर करने के लिए पदार्थ का आकार आयतन अथवा द्रव्यमान एक विशेष आकार से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग क्रांतिक आकार। अगर क्रांतिक आकार से बड़ा है तभी हमारी अभिक्रिया चलती रहेगी, नहीं तो हमारी क्या होगी? अभिक्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि क्रांतिक आकार की बात आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आगे परमाणु बम के बारे में। देखिए परमाणु बम जो है ना हमारा, परमाणु बम हमारा एक क्या है? अनियंत्रित अभिक्रिया है। अनियंत्रित अभिक्रिया है। काम क्या है इसमें हम लोग मंदक का उपयोग नहीं करते हैं। एक बार न्यूट्रॉन से क्या हुआ? इनका अभिक्रिया हुआ, फिर 3 न्यूट्रॉन 3 से जो है 9 27 इस तरीके से अभिक्रिया बहुत फास्ट होती है और बहुत कम टाइम में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है, जिससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और वहाँ का जहाँ पे परमाणु बम का विस्फोट होता है वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, 3000, 5000, 10,000 केल्विन के आसपास या उससे भी ज़्यादा। चलिए आइए बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। यहाँ पे परमाणु बम का नाभिकीय बम न्यूक्लियर बम भी कहते हैं। यह नाभिक विखंडन के अनियंत्रित श्रृंखला प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें यूरेनियम 235 ईंधन यूज किया जाता है। शुद्ध यूरेनियम 235 के 2 टुकड़े इस प्रकार लिए जाते हैं कि प्रत्येक का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या हो? कम हो। क्रांतिक द्रव्यमान के आधे से कुछ अधिक हो। ध्यान रखिएगा। तो कितना अच्छा यूज किया गया है कि जो हम लोग उसको 2 अलग अलग पार्ट में कर दिया गया है, जिसका द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान से आधे से थोड़ा सा अधिक हो। ये दोनों टुकड़े को एक सघन आवरण में किसी यांत्रिक विधि से अलग अलग रख जाते हैं। इस दशा में आंतरिक किरणों द्वारा उत्पन्न न्यूट्रॉन के कारण इन टुकड़ों में विखंडित होने की भय नहीं रहता है। जब बम का विस्फोट
करना होता है तो बम के ऊपरी लगी चाबी द्वारा दोनों टुकड़ों को परस्पर मिला दिया जाता है। अगर जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, एक क्रांति, इनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए वही कहानी है, यहाँ पे इनको अलग अलग कर दिया गया है, फिर इनको क्या होता है कि एक जब इनको फिर जोड़ दिया जाएगा तो इनका द्रव्यमान क्या होगा, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो हमारे पास सूर्य से या कहीं से भी जो हमारे पास न्यूट्रॉन आ रहे हैं उनकी वजह से क्या होगा, अंतरिक्ष किरणों द्वारा उत्पन्न न्यूट्रॉन से नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होने लगती है तथा कुछ ही क्षणों में अपार ऊर्जा मुक्त होती है तथा परमाणु बम का विनाश आरंभ हो जाता है। विनाश बहुत एक तो क्या है ना कि जो हमारा परमाणु बम है ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है और बहुत ही कम टाइम में इसका विस्फोट होता है, क्योंकि ये हमारा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। बात करते हैं, अगर मैं 1945 की बात करूं तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वहां पे जापान के 2 जगह पे, हिरोशिमा नगर पर, जापान के हिरोशिमा नगर पर यूरेनियम 235 से युक्त परमाणु बम को गिराया गया था, जिससे क्या होता है, ये विस्फोट से क्या इतनी ज़्यादा विकिरण उत्सर्जन हुआ, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न हुई, जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके एक तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, उनके जो आसपास थे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज़्यादा हो गया था। और जो लोग उस दायरे से दूर रहे हैं, जिनको तापमान की वजह से नहीं जिसकी डेथ हुई, उनको क्या हुआ, विकिरण उनके शरीर में जाके उनके सेल्स, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर सबको डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को कैंसर से मृत्यु हो गई, और जो उनकी आने वाली जनरेशन है, बच्चे जो हुए, उनके अंदर भी जेनेटिक डिफेक्ट पाया गया, यानी अपलांग जो है, बहुत सारे लोग क्या है कि अपंग पैदा हुए, और आज भी वो सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जब जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो कहानी लगातार चलती रहेगी। और ऐसा माना जाता है कि अभी बहुत सालों तक ये कहानी चलती रहेगी, लोग विकलांग ही उधर के पैदा होंगे जिस एरिया में ये प्रॉब्लम हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है कि जब हमें 2 या अधिक हल्के न्यूक्लियस यानी नाभिक मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, इस अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। अगर मैं बात करूं एक उदाहरण के लिए, तो हमारे पास ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, को जब ड्यूटेरियम से मिलाया जाता है तो क्या बनता है हमारा ट्राइटियम, फिर क्या बनेगा हमारा प्रोटियम, यानी प्रोटॉन ही एक तरह से होता है, प्लस हमारे पास 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर क्या करते हैं, इसी अभिक्रिया में क्या करते हैं, पुनः ट्राइटियम को ड्यूटेरियम से अभिक्रिया करा के क्या बना देते हैं, हीलियम बना देते हैं, हीलियम का नाभिक बना लेते हैं, प्लस क्या बनता है, एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है, प्लस इसमें क्या होता है 17.6 ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अगर मैं बात करूँ नाभिकीय संलयन, इस अभिक्रिया में कुल जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी होती है, 4 + 17.6 यानी कितना हो गया, 6 प्लस यानी हो गया यहाँ पे 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। पर ध्यान रखने वाली बात है, ये परमाणु जो हमारा यूरेनियम का रिएक्शन है, यानी परमाणु जिससे बनता है उससे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। कैसे करके बताएंगे, हमने वहाँ देखा था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक जो है हमारा न्यूक्लियस इतना ऊर्जा उत्पन्न करता है। पर ध्यान रखिएगा उसका जो है परमाणु भार बहुत ज़्यादा होता है, इसका परमाणु भार बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ कि 10 ग्राम में जितना हमारे पास, जिनकी संख्या, इनके नाभिक की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, जबकि उनके 10 ग्राम में क्या होगी, संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि उनका परमाणु भार क्या होता है, 235 होता है। हमें पता है मोल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, अतः ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलयित होकर हीलियम का नाभिक का निर्माण करते हैं और 21.6 ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि प्रोटियम प्रोटॉन 1H1 तथा न्यूट्रॉन 1 जो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें, और इसकी गतिज ऊर्जा और इसके गतिज ऊर्जा में रह जाती है। अब बात करते हैं उपरोक्त संलयन में प्राप्त ऊर्जा क्या है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूरेनियम के एक नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से काफ़ी कम है। एक का तो कम है, बट ध्यान रखिए, इसका ऐसा लगता है कि संलयन में प्राप्त ऊर्जा विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कम होती है, परंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ। चलिए यही बात करता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास 10 ग्राम क्या हो 1H2, तो इसका मतलब कितने मोल हो गए, मोल हमारे हो गए 5। तो कितने हमारे पास इसके नाभिक हो गए, 5 × 6.023 10 की पावर 23 नाभिक हो गए। इतने नाभिक होंगे 10 ग्राम 1H2 में। बट अगर मैं बात करूं 10 ग्राम यूरेनियम 235, अगर मैं इसकी बात करूं इसमें कितने मोल होंगे, मोल हो जाएगा 10/235।
इतने मोल हो गए। अगर मैं बात करूं कितनी इसकी नाभिक की संख्या हो जाएगी 10⁻23। तो कौन से ज़्यादा है? ये बहुत ज़्यादा है इससे। इसलिए क्या होता है कि अगर इस बराबर मात्रा ली जाए तो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगी एज कम्पेयर टू जो हमारा नाभ की ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब इसमें विखंडन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे कहीं ज़्यादा संलयन में ऊर्जा उत्पन्न होगी अगर समान मात्रा लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे नाभिकीय संलयन में कठिनाइयाँ। देखिए जो हमारा नाभिकीय संलयन होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है और उच्च दाब और उच्च ताप की ज़रूरत होती है। प्रेशर भी हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, यानी दाब भी और ताप भी। होता क्या है कि ये हमारे पास 10⁸ केल्विन इतना ताप पर ये अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया जो संलयन की अभिक्रिया है उसके लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा तापमान उत्पन्न करना पड़ेगा। तो देखिएगा जो हमारे पास अगर मैं बात करूं जो संलयन बम होता है यानी हाइड्रोजन बम जिनको बोलते हैं, उसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले उसके अंदर परमाणु बम दगाया जाता है और परमाणु बम जब दगता है तो उससे बहुत ज़्यादा वहाँ का तापमान होता है और परमाणु बम दगने के बाद जब तापमान बहुत ज़्यादा होगा तब जो है संलयन अभिक्रिया शुरू होती है, तब यानी हाइड्रोजन बम एक तरह से दगता है। तो हाइड्रोजन बम, परमाणु बम प्लस जो है न्यूक्लियर की यानी नाभिकीय संलयन दोनों क्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन पहले होता है फिर नाभिकीय संलयन होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है एक एक करके देख लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या होता है जो हमारा नाभिकीय विखंडन है यह भारी नाभिक में होता है। भारी नाभिक क्या होता है जो छोटे छोटे नाभिक में टूटते हैं प्लस जो होता है ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ये क्या होते हैं हल्के नाभिकों में होती है। बात करता हूँ यह किसी साधारण ताप पर संभव है जबकि इसके लिए बहुत उच्च ताप की जरूरत होती है। इस क्रिया में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हमने देखा कितना 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा प्रतिशत कम है जबकि इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न प्रतिशत अधिक है, क्योंकि हमने बताया ना आपको 10 ग्राम अगर दोनों लिया जाए तो ये ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करेगी इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका परमाणु भार कम है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है जबकि इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ बात करें इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, इस क्रिया में हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं। अभी हमारा दिया गया है यूरेनियम का विखंडन और यहाँ दिया है ड्यूटेरियम नाभिक का संलयन, ये दोनों क्रिया में दी गई है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बम के बारे में। देखिए तो हाइड्रोजन बम हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित युक्ति है जिसमें भारी हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता है। अब देखिए कहानी ये है कि अब इस बम को बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले देखिए यहाँ पे यूरेनियम यानी हाइड्रोजन बम की केंद्रीय क्रोड यूरेनियम या प्लूटोनियम का विखंडन बम के रूप में होता है, जिससे चारों ओर जो संलयक पदार्थ है क्या होता है वो भारी हाइड्रोजन के यौगिक लिथियम हाइड्राइड होता है जिसके चारों ओर यूरेनियम उपस्थित होता है। जब केंद्रीय भाग का विस्फोट होगा तो क्या होगा, वहाँ का ताप और दाब बहुत क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर क्या होगा, हमारा नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो जाएगी। अब आइए बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है इसमें। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा और इसका स्रोत। अगर मैं बात करूं अपने सौर ऊर्जा यानी जो हमारे पास प्रकाश आ रहा है वो आ रहा है नाभिकीय संलयन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अब यहाँ देख लेते हैं हमारे जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। प्रकृति में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत में सूर्य एक विशाल स्रोत है। वस्तुतः प्रकृति में उपस्थित सभी ऊर्जा के जो स्रोत हैं का मूल जो सूत्र है ना, मूल सूत्र सूर्य ही है। हमें पता है सूर्य तो हमें रोशनी देती है, जिसके प्रति एकांक सेकंड में लगभग 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, ऊर्जा व प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। अब मैं बात करता हूँ सूर्य के बारे में, थोड़ा समझिए। सूर्य का आकार अपार ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिक के संलयन होती है। सूर्य के द्रव्य का लगभग 90% भाग क्या होता है, भाग हाइड्रोजन और हीलियम से बना है तथा से 10% भाग में अन्य तत्व हैं जिसमें से अधिकांश हल्के तत्व हैं। सूर्य के आंतरिक भाग का जो तापमान होता है वो क्या होता है 20 × 10⁻7 यानी 2 × 10 क्या होता है यहाँ पे 8 हो जाएगा, इतना केल्विन होता है। वायु पृष्ठ का जो ताप होता है लगभग 6900 केल्विन होता है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए वहाँ पे क्या होता है कि इतना उच्च ताप है तो हुआ क्या, वहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है जिससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा में क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है तो उच्च ताप पर सूर्य में उपस्थित सभी तत्व के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन हीलियम आदि तत्व के परमाणु प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अभी तक हमने 3 अवस्था पढ़ा था, द्रव और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी हमने पढ़ा था
एक द्रव अवस्था होती है, एक गैस की अवस्था होती है, और एक जो है कठोर अवस्था, यानी जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो 3 अवस्था होती हैं। तो पर हम एक और अवस्था के बारे में समझ रहे हैं, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ होते हैं, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के धनात्मक आयन, नाभिक और तथा इलेक्ट्रॉन अत्यधिक संख्या में उपस्थित हों, प्रत्येक की प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। अब समझ लिए एक और अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, जो हमारे सूर्य की अवस्था है वो क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। अब बात करते हैं अत्यधिक ताप के कारण जब 4 प्रोटॉन हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक अल्फा हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो संलयन में उत्पन्न ऊर्जा ही सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। अब देखिए कुछ बात करते हैं कार्बन चक्र के बारे में। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, मैं बात करता हूँ। हाइड्रोजन नाभिक में हीलियम नाभिक की संलयन निम्न 2 प्रकार से होते हैं। हाइड्रोजन नाभिक से हीलियम कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन चक्र होता है। अमेरिकन वैज्ञानिक वैथे के अनुसार उन्होंने क्या बोला, सूर्य के पृष्ठ के अंदर 4 हाइड्रोजन नाभिक से एक हीलियम नाभिक की जो संलयन सीधे ना होकर कई ताप नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा होती है, जिसमें कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कार्बन क्या करता है, एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब यहाँ देखिएगा, और इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं, कार्बन साइकिल बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन साइकिल की जो अभिक्रिया है वो लिखिए। यहाँ देखिएगा हमारे पास 1H2 यानी 1H1 हाइड्रोजन किससे मिला, कार्बन से मिला, नाइट्रोजन बोला, गामा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। इस तरीके से अभिक्रिया होते होते हमारे पास लास्ट अभिक्रिया क्या हुई, हमारा एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से मिलकर क्या बनाया, कार्बन बनाया प्लस हीलियम बना दिया, और इसमें क्या हुआ, हमारा अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। अब बात करते हैं दूसरा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। एक और होता है जिससे हमारा हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में भी कई ताप नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा 4 हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक निर्माण करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, 2 प्रोटॉन एक हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाया, 1H2 यानी हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक बनाया। बीटा पार्टिकल निकला, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन निकला, सॉरी हमारा न्यूट्रिनो है ना, न्यूट्रिनो निकला। तो इस तरीके से अभिक्रियाएं होते होते हमारा क्या हुआ, जो लास्ट वाली अभिक्रिया है उसमें क्या हुआ, 4 हाइड्रोजन मिलके 1 2 3 4 एक हीलियम बनाए, 2 हमारे पास पॉजिटिव बीटा पार्टिकल बनाए, एक गामा और ऊर्जा उत्पन्न हुई, और 2 न्यूट्रिनो बनाए। इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र।